जैसे हम सब बॉटनी में अगर पढ़ते हैं तो देखा होगा कि जो वहां पर दिया होगा यानी पुष्करम के बारे में जो चैप्टर दिया है तो वहां पर अक्सर लिखा होगा स्त्री केसर और पुंकेसर। अब देखो एक क्वेश्चन अभी आप सबको चलो और बताएंगे। तो पहले डायोसियस देख लेते हैं। जनन तथा मादा पुष्करम मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस या स्त्री केसर या पुंकेसर अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। कहां पर? अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायोसियस कहा जाता है। मतलब अब हमारा दो प्लांट है, एक पौधा यहाँ पर, एक पौधा यहाँ पर है। अब एक पे या तो नर पुष्करम पाया जाएगा या और एक पे या तो मादा पुष्करम पाया जाएगा। यानी जनन तथा मादा पुष्करम दोनों अलग अलग पौधों पर रहेंगे। कहां पर? यानी एक पौधे पर नहीं रहेंगे। कहां पर? अलग अलग पौधों पर पाया जाता है। यानी जब स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पौधों पर ही पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? डायोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायोसियस कहा जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखना। जब नर तथा मादा पुष्करम या जब स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पौधों पर ही पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहा जाता है। अब इनके उदाहरण पूछा जा सकता है। हमारे उदाहरण भी कई बार पूछा गया है। अब डायोसियस के उदाहरण करते हैं। जैसे हमारा पपीता हो जाएगा, क्या? पपीता, परवल और कटहल, ये हमारे तीनों किसके उदाहरण? डायोसियस के उदाहरण। देखिए होंगे कि अक्सर जो हम पपीता का पौधा लगाते हैं, अगर एक पौधा लगा दिया उसके आसपास अगर कोई पौधा नहीं लगा हुआ है तो देखेंगे कि उस पपीते के पौधे में फल नहीं आता, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अच्छी तरीके से तब तक उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक मेल और फीमेल का मतलब निषेचन नहीं होगा तब तक उसमें फल का निर्माण नहीं होगा। अब या तो केवल नर पुष्करम होगा या तो केवल मादा पुष्करम होगा। अब केवल एक ही है और उसके आसपास कोई पपीता का पौधा अगर नहीं है तो आप सब देखेंगे कि उसमें फल नहीं आते हैं। यानी उसमें रेयर केस में कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो लगा दिए जाते हैं आसपास, कहीं आसपास पॉलिनेशन या परागण हो जाता है तो उसमें फल आ जाते हैं। लेकिन तो पपीता का जो पौधा होता है अक्सर डायोसियस होता है, इसलिए जब पपीता का पौधा लगाते हैं तो नर तथा मादा पौधों का जो रेशियो रखा जाता है 9:1 का रेशियो रखा जाता है। 9:1 का रेशियो, यानी जब नर तथा मादा यानी 9:1 का रेशियो रखा जाता है। 9 हमारे 9 पौधे जो रहेंगे वो नर के रहेंगे, 9 पौधे किसके रहेंगे? नर के रहेंगे। एक पौधा जो हमारा किसका रहता है? मादा का रहता है। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि डायोसियस क्या होता है कि जनन तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे, जनन तथा मादा पुष्करम अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। जैसे इनके एग्जांपल क्या हो जाएगा? पपीता, परवल और कटहल। परवल को इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंटेड गार्ड, इसको भी याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है पॉइंटेड गार्ड। एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परवल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है कि परवल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉइंटेड गार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंटेड गार्ड कहा जाता है। तो डायोसियस का उदाहरण क्या होता है? पहले ये ध्यान रखना डायोसियस की परिभाषा क्या होती है। डायोसियस यानी जनन तथा मादा पुष्करम दोनों अलग अलग पौधों पर पाए, एक पौधे पर नहीं रहेंगे, अलग अलग पौधे पर रहेंगे तो उसे डायोसियस कहा जाता है। पपीता, परवल और कटहल। अब देखो अगला पॉइंट आ जाता है मोनोसियस। क्या आ जाएगा? मोनोसियस। अब ये भी पूछा गया है। देखो हमें पेपर देते समय अगर ये टर्मिनोलॉजी ऐसा आ जाता तो वहां पर इंग्लिश थोड़ा ध्यान देना। हिंदी थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन तो जो इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आप सबको आते हैं, एनईपी कैटेगरी में इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में आता है। अगर इंग्लिश अगर आप देख के दोगे तो समझ लीजिए आपका 1% कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हिंदी में हो सकता है कभी 2 लिंग लिख सकता है या 1 लिंग भी लिख सकता है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन तो अगर इंग्लिश में दोगे तो डायोसियस और मोनोसियस ऐसे सेम लिखा रहेगा। अब मोनोसियस क्या होता है? जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर इन मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड इन सेम प्लांट। कहां पर? सेम प्लांट, बट डिफरेंट प्लेस। लेकिन तो मतलब देखो जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर, कहां पर? एक ही पौधे पर पाए जाते हैं किंतु अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पर? अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोसियस कहा जाता है। यानी जब मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड इन सेम प्लांट, मतलब कहां पर? सेम प्लांट बट डिफरेंट प्लेस। कहां पर? डिफरेंट प्लेस। लेकिन तो वो कहां पर पाए जाते हैं? डिफरेंट प्लेस पर पाए जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोसियस कहा जाता है। तो हिंदी में समझ लेना, जब स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पौधे पर पाए जाते हैं किंतु अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पर? अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसियस कहा जाता है। यानी जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर किंतु अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसियस कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमारा मक्का, क्या हो जाएगा? मक्का। अब देख लीजिए हमारा जो मक्का का पौधा होता है, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन बताइए। अब पहले तो ये हमारा मक्का का पौधा है, ये मक्का का पौधा। देखिए यहाँ पर आप सबके ऐसे बाली जहाँ पर भुट्टा बनता है ऐसे यहाँ पर लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक जाके लास्ट में यहाँ पर ऐसे कैसे जीरा बोला जाता है जिसे इसके नर पुष्करम बोलते हैं। और ये हमारे जहाँ पर मक्का में पौधों में भुट्टा लग रहा है और ये इसकी पत्तियां ऐसे बनी रहती है, ऐसे इसकी पत्तियां बनी रहती है बीच से। अब देखोगे आप सब कि जो हमारा मक्का का पौधा होता है उसमें 2 पुष्करम पाए जाएंगे। ये हमारा ऊपर वाला क्या रहता है? नर पुष्करम रहता है। क्या रहता है? नर पुष्करम रहता है, यानी जिसे बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोला जाता है? पुंकेसर। और जो हमारा नीचे का भाग रहता है ये मादा पुष्करम रहता है। क्या रहता है? मादा पुष्करम, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर।
अब देखो मक्का का हमारा जो पौधा होता है इसमें नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर है। जैसे यहाँ पर नर पुष्करम हो गया और यहाँ पर मादा पुष्करम। जो हमारा भुट्टा बनता है, यानी जो अपने लोकल लैंग्वेज में जो भी बोला जाता है, जो खाया जाता है भुट्टा जो बनता है, वो हमारा क्या आता है, मादा पुष्करम आता है। क्या मादा पुष्करम। और जो इसके फूल ऊपर आते हैं, जीरा, जिसे जीरा गाँव में बोला जाता है, वो क्या आता है, नर पुष्करम। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत साधारण सा एग्जांपल आप देख लेना, एक इमेजिन कर लेना कि मक्का का पौधा कैसा होता है। इसमें देखिए होंगे आप 2 पुष्करम आता है, एक ऊपर जो जिसमें फूल आते हैं वो हमारा नर पुष्करम, जिसमें भुट्टा बनते हैं मादा पुष्करम। जब देखिए इसमें नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर है, लेकिन तो अलग अलग स्थानों पर। कहाँ पर है, अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना, देखो मक्का के नर पुष्करम को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया इस में कि मक्का के नर पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो टेसल कहा जाता है। टेसल, ये भी क्वेश्चन हम नोट कर लेना। ये एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है कि मक्का के नर पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो टेसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेसल कहा जाता है। और मक्का के मादा पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्क। ये ध्यान रखना कि मक्का के नर पुष्करम को टेसल कहा जाता है, मक्का के मादा पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो सिल्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ कभी कभी ये पूछ लेता कि मक्का के नर पुष्करम को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब इसको यहाँ से ऐसे अगर काट देते, निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं कि मक्का के नर पुष्करम को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो डीटेसलिंग कहा जाता है। डीटेसलिंग क्या कहा जाता है, डीटेसलिंग कहा जाता है। तो पहले हमने आप सबको बता दिया डायोसिस क्या होता है, जिसमें नर तथा मादा पुष्करम अलग अलग पौधों पर ही पाया जाता है, तो उसे डायोसिस कहा जाता है। जैसे पपीता, परवल और कटहल, ये सब डायोसिस। और दूसरा हम बता देते हैं आप सबको मोनोसिस। मोनोसिस क्या होता है, जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर किंतु अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोसिस कहा जाता है। जैसे मक्का में हमने आप सबको बता दिया। और ये ध्यान रखना, मक्का में कौन सा पुष्करम सबसे पहले निकलता है, अगर पूछ लेता है तो जो हमारा नर पुष्करम होता है ये सबसे पहले निकलता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा गया है कि मक्के में कौन सा पुष्करम सबसे पहले निकलता है, तो कौन सा पुष्करम पहले निकलता है, नर पुष्करम निकलता है। क्या, नर पुष्करम पहले निकलता है। कितना सबको समझ में आया होगा, हमें लगता है सभी बच्चों का गया होगा लगभग। यहाँ से आप सबके कई क्वेश्चन बन पाते हैं। उसमें कैटेगरी में ये पूछा गया था, हिंदी में लिख दिया था, जब स्त्री के सर पुंकेसर एक ही पौधे पर पाई जाते हैं लेकिन तो अलग अलग स्थानों पर, तो उसे क्या कहा जाता है, तो मोनोसियस कहा जाता है। तो इतना आप सबको समझ में आया कि मोनोसियस और डायोसिस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला आता है हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी। अब हर्माफ्रोडाइट और उभयलिंगी के उदाहरण क्या क्या होते हैं, टमाटर और बैगन। क्या टमाटर लिखा हुआ, बैगन भी होता है। अब हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी होता क्या है, जब नर तथा मादा पुष्प, जब नर तथा मादा पुष्प जो पुष्करम होता है एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहा जाता है। देखोगे जैसे टमाटर और बैगन, इसमें कोई अलग से फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता, एक ही पौधे में होता है। क्या, एक ही पौधे में इसमें नर तथा मादा पुष्करम दोनों पाए जाते हैं। तो अगर हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी पूछ लेगा तो ये ध्यान रखना, जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, जो पुष्करम होते हैं जब एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहा जाता है। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएगा, टमाटर। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, तो ये हमें आगे चल के काम देगा, इसलिए ध्यान रखना। डायोसिस, मोनोसिस और हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट के उदाहरण हो जाएगा टमाटर और बैगन। डायोसिस के उदाहरण क्या है, पपीता, परवल और कटहल। मोनोसिस के उदाहरण क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। और अधिकतर जो हमारे कुकुरबिटेसी ऐसी फसलें आती है वो अधिकतर किसके अंतर्गत, मोनोसिस के अंतर्गत आती है। अब हम आगे देखते हैं। अब अगला जाता है गायनोडायोसिस। अब देखो गायनोडायोसिस में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि गायनोडायोसिस किससे संबंधित है, तो पपीता से। जो मुख्य रूप से संबंधित होता है किससे, पपीता से संबंधित होता है। ये ध्यान रखना। अब गायनोडायोसिस क्या होता है, जब किसी पौधे एक पुष्प में नर और मादा दोनों पुष्करम पाए जाएंगे और दूसरे पुष्करम में या तो केवल नर पुष्करम पाया जाएगा या तो केवल मादा पुष्करम पाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, गायनोडायोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गायनोडायोसिस कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं एक हमारा पौधा, क्या एक ऐसे पौधा है, इसकी ब्रांचें शाखाएं के लिए। अब इसके एक जो हमारे यहाँ पुष्प लगा हुआ है, एक पुष्करम ऐसे लगा हुआ है, इसमें नर और मादा दोनों पुष्करम पाए जा रहे हैं। क्या, नर और मादा दोनों पुष्करम पाए जा रहे हैं। और एक हमारा ऐसा पुष्करम है जिसमें या तो केवल नर हो सकता है या तो केवल इसमें मादा हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। यानी हमारा जो एक पौधा है उसके एक पुष्प, उसमें 2 पुष्प लगे हुए हैं, उसमें एक पुष्प में नर और मादा दोनों पुष्करम पाए जाएंगे। क्या, एक पुष्प यानी एक जो हमारा पुष्प रहेगा उसमें नर तथा मादा दोनों पुष्करम पाए जाएंगे, और हमारा जो दूसरा पुष्प रहेगा उसमें केवल या तो नर रहेगा या तो मादा रहेगा, तो उसे क्या बोला जाता है, गायनोडायोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गायनोडायोसिस कहा जाता है। तो इसका जो मुख्य उदाहरण होता है पपीता होता है। क्या होता है, पपीता होता है। तो आप समझ लेना कि गायनोडायोसिस क्या होता है, जब किसी पौधे के एक पुष्प में नर और मादा दोनों पुष्करम पाए जाते हैं और जो दूसरे पुष्प में या तो केवल नर पुष्करम पाया जाए या तो केवल मादा पुष्करम पाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, गायनोडायोसिस बोला जाता है। क्या कहा जाता है, गायनोडायोसिस कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन, इसका मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगा, पपीता। अब हमारा अगला क्वेश्चन, पपीता का पौधा संवेदनशील होता है किसके प्रति, वाटर लॉगिंग या जल भराव के प्रति। किसके प्रति संवेदनशील होता है, वाटर लॉगिंग या जल। तो ये भी ध्यान रखना, जिसे कभी कभी लिख देते वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकता है, वाटर लॉगिंग। तो नोट कर लेना। अब संवेदनशील मतलब ये होता है कि पपीता के अगर हमारा जो क्रॉप या फसल अगर उसमें पानी भर गया तो क्या होता है, या वो पानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। क्या,
सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। यानी अगर इसमें पानी भर गया तो पपीता के पौधा आप सब जानते हो ये फाइबर का बना होता है, रेसे का बना होता है, इसमें कोई यानी उड़िया लकड़ी इसमें नहीं पाई जाती। तो पपीता का पौधा अगर इसमें पानी काफी समय तक भरा रहेगा तो इसके पौधे क्या रहेंगे, गल जाएंगे। तो गल जाएंगे तो उसमें तुरंत सूख जाएंगे, उसके पौधा गिर जाएगा। इसलिए पपीता का पौधा संवेदनशील किसके प्रति होता है, वाटर लॉगिंग या जल भराव। इतना ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि पपीता का पौधा किसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है, या संवेदनशील होता है या संवेदनशील होता है, तो वाटर लॉगिंग या जल भराव के प्रति। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक पपीता का उत्पादन किस देश में होता है। इन्हें सबसे अधिक पपीता का उत्पादन विश्व में कहां पर होता है, तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट। अगर लिख देगा यूएसए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, जिसे बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। यहाँ पर केवल यूएस, यूनाइटेड स्टेट एक अलग देश है, ये ध्यान रखना। तो पपीता का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है यूएस में होता है, यूनाइटेड स्टेट एक अलग देश है, ना कि यूएसए। यूएसए भी एक अलग देश है और यूएस भी एक अलग देश है। तो इतना ध्यान रखना कि विश्व में सबसे अधिक पपीता का उत्पादन कहां पर होता है, तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पपीता के उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान। पपीता के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान, सबसे अधिक तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन तो पपीता के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पांचवा स्थान। कौन सा स्थान, पांचवा स्थान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक पपीता का उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सबसे अधिक पपीता का उत्पादन होता है, तो कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना कि विश्व में सबसे अधिक पपीता का उत्पादन विश्व में अगर पूछेगा तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट। और पपीता के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन स्थान है, तो पांचवा स्थान है। कौन सा, पांचवा स्थान है। और भारत में सबसे अधिक पपीता का उत्पादन कहां पर होता है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य तो कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि पपीता में पाए जाने वाला एंजाइम, पपीता में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पपेन जो होता है, पपेन एक एंजाइम जो कैसा एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम होता है। कैसा, पाचक एंजाइम होता है। तो ये ध्यान रखना, पहले ये ध्यान, पपीता ये इस तरह पूछ सकता है कि पपेन किसमें पाया जाता है या पपेन क्या है, तो पपेन एक पाचक एंजाइम है जो किसमें पाया जाता है, पपीते से प्राप्त किया जाता है। किससे, पपीते से। और किस प्रकार के पपीते से, परिपक्व, यानी पका हुआ पपीता नहीं होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। ये पकने से पहले रिप मतलब पका हुआ था, क्या यारी बोल सकते हैं यारी। और यहाँ पर मैच्योर मतलब परिपक्व होना चाहिए। जैसे कोई फल पकने से पहले परिपक्व अवस्था आता है, क्या मैच्योर होता है, क्या होता है, मैच्योर होता है, तो उसके बाद वो पकता है। तो जो हमारा जो पपेन तैयार किया जाता है तो परिपक्व यानी कच्चे पपीते से तैयार किया जाता है। किससे, कच्चे पपीते से। मतलब परिपक्व रहेगा लेकिन तो वो कच्ची अवस्था रहेगा, क्या, कच्चे पपीते से, यानी कच्चे पपीते से तैयार। ये भी क्वेश्चन जेआरएफ में पूछा जाता है कि पपेन किससे तैयार किया जाता है, तो मतलब किस कैसे पपीते से, तो किससे, इमेच्योर, मतलब इमेच्योर रहेगा, मतलब परिपक्व रहेगा लेकिन तो पका हुआ नहीं रहेगा, या कच्चे पपीते से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पपीता का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, तो एक वर्ष में। ये ध्यान रखना कि पपीता का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, एक वर्ष में देने लगता है। ये ध्यान रखना कि पपेन किससे प्राप्त होता है, पपीता से। ये क्या है, पाचक एंजाइम। क्या है, पाचक एंजाइम है जो किससे तैयार किया जाता है, कच्चे पपीते से तैयार किया जाता है। और पपीते का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, एक वर्षों में। अब सवाल आ जाता है कि पपीता की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो सैंडी लोम या लोम, जैसे बोला जाता है बलुई दोमट या दोमट। क्या कहा जाता है, सैंडी लोम या लोम, बलुई दोमट या दोमट। पपीता की खेती के लिए पीएच तो 5 से 7.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 से 7.5 होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन हमने बताया था वो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि पपीता में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, पपीता में कौन सा, पपेन जो होता है वो पाचक एंजाइम के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। पपेन किस प्रकार के पपीते से तैयार किए जाते हैं, तो कच्चे पपीते से तैयार किए जाते हैं। किससे, कच्चे पपीते से तैयार किए जाते हैं। अब हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि पपीता में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, प्रोपोगेशन मेथड ऑफ पपाया, तो किसके द्वारा होता है, सीड द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पपीता में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो बीज द्वारा किया जाता है। पपीता एक ऐसा फल है जिसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं किया जा सकता, मतलब व्यवसायिक प्रवर्धन नहीं किया जा सकता। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब होता है इसको हम काट छाट के, जैसे टी बडिंग, कटिंग या एयर लेयरिंग या गुटी द्वारा या भेड़ कलम द्वारा, इन सभी के द्वारा पपीता में प्रवर्धन नहीं किया जा सकता। केवल पपीता की जो नर्सरी डालते हैं, नर्सरी डालने के बाद इसको क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। तो इसीलिए पपीता के जो प्रवर्धन किया जाता है केवल सीड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सीड द्वारा किया जाता है। इसका तो कभी कभी इस तरह पूछ लेता है कौन सा ऐसा फल है जिसका व्यवसायिक या वनस्पति प्रवर्धन नहीं किया जा सकता, तो पपीता एक ऐसा फल है जिसका व्यवसायिक या वनस्पति प्रवर्धन नहीं किया जा सकता। बहुत कष्ट पड़ा है, बहुत फास्ट चल रहा है। तो ये मतलब हम बता रहे हैं, मतलब पपेन क्या है, पपेन या अब देखो पपेन एक पाचक एंजाइम। अब देखोगे कि हमारा जो पपीता का पौधा रहता है, क्या पपीता में जो फल आते हैं, देखोगे कि अगर हम पपीता के फल में
अगर नाखून मारते हैं, क्या अगर नाखून हल्का सा लगाते हैं तो उसमें सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। क्या होता है? सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। और सफेद दूध जैसा जो पदार्थ होता है उसी से हमारा क्या तैयार किया जाता है? पपेन तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? पपेन तैयार किया जाता है। तो आप सब देखेंगे गाँव का, अब देखिए पपीता का जो हमारा पूरा पौधा है, मान लेते हैं हमारा पूरा पपीता का पौधा ये ग्राफ है। तो इसमें देखो कि अगर बारिश हो रहा है, क्या होता है? तो वाटर लॉगिंग पे चलेंगे, एक बार हम आप सबको अच्छे से बता देंगे, समझ में आ जाएगा। तो पपीता का देखोगे, पपीता के पौधे में क्या होता है? पूरा फाइबर से या पूरा रेशे का बना होता है। किसका बना होता है? फाइबर या पूरा रेशे का बना होता है। अब इसमें अगर बाई चांस अगर मानते बारिश हो गया, क्या हो गया? बारिश हो गया। और अगर बारिश हो जाएगा तो इसमें देखोगे इसका जो रेशा होता है, क्या पूरा रेशे का बना होता है? पपीता का पौधा किसका बना होता है? पूरा रेशे का बना होता है। अब रेशे बना रहेगा, अब इसमें काफी समय तक इसमें पानी भरा रहेगा, तो इसका रेशा धीरे धीरे क्या लगेगा? गलने लगेगा। क्या रहेगा? रेशा जो होता है इसका धीरे धीरे गलने लगेगा। और रेशा अगर गलने लगेगा तो पपीता का पौधा इतना जो हमारा जो जड़ वाला भाग होता है ये क्या होगा? सड़ने लगेगा। क्या हो जाएगा? सड़ने लगेगा। उसके बाद जब सड़ जाएगा तो पपीता का पौधा अपने आप धीरे धीरे गिर जाएगा। इसीलिए क्या होता है? पपीता के पौधे के लिए जल भराव या वाटर लॉगिंग सबसे ज्यादा। और ये देखो इसमें इसके हमें वाटर लॉगिंग जल भराव के रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वाटर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटर ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकास अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल निकास। अब देखो हमने आप सबको बताया था एक क्वेश्चन कि जल निकास की समस्या सबसे अधिक किस मृदा में पाई जाती है? हमारे जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलिए, हो सकता है वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, तो पूछ रहे थे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, अच्छी बात उन्होंने बता दिया। सही है कि जो जल निकास की समस्या पाई जाती है, मतलब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल निकास की जो समस्या पाई जाती है चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। चिकनी मिट्टी, जिसे क्या बोला जाता है? क्ले सॉइल। क्या बोला जाता है? क्ले सॉइल बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, जल निकास की समस्या किसमें पाई जाती है? तो चिकनी मिट्टी या क्ले सॉइल में। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण यूपीएससी में पूछा भी गया है कि जल निकास की समस्या किसमें पाई जाती है? तो चिकनी मिट्टी या क्ले मृदा में पाई जाती है। अब देखिए, एक जो होता है तत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिमेंट से संबंधित, तो उसको भी आज हम बता देते हैं। लगभग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एलिमेंट या तत्व, एलिमेंट या तत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि पौधों के लिए पोषक कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है? तो पौधों के लिए कुल जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है 17। अब पोषक तत्वों की अनिवार्यता को किसने बताया था? पोषक की पौधों के लिए पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं। तो पोषक तत्वों की अनिवार्यता को किसने बताया? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि पौधों के लिए कुल पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी होती है? 17 होती है। अब इसको किसने बताया था कि पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो किसने बताया था? तो अर्नान तथा स्टाउट ने। अर्नान तथा स्टाउट। अर्नान तथा स्टाउट ने बताया था। कब बताया था? 1939। तो बताया था अर्नान तथा स्टाउट ने 1939 में। तो पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता को किसने बताया था? तो अर्नान तथा स्टाउट ने 1939 में बताया था। पौधों के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता को किसने बताया? अर्नान तथा स्टाउट ने 1939 में। पौधों के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो लगभग 17। अब चलिए हम देखते हैं पोषक तत्व। तो सबसे पहले आ जाता है बेसिक एलिमेंट। क्या हो जाएगा? बेसिक एलिमेंट। इससे एक से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है आधारीय तत्व। क्या बोला जाता है? आधारीय तत्व। अब बेसिक एलिमेंट या आधारीय तत्व क्या होता है? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बेसिक एलिमेंट या आधारीय तत्व क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो पौधों को मिलाकर लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? CHO पौधों को लगभग मिलाकर कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? 95% भाग बनाता है। 95%। हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट बता रहे हैं 95%। सही है। तो पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि बेसिक एलिमेंट या आधारित तत्व कौन से होते हैं? तो CHO होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो इन सभी को मिलाकर पौधों, ये सभी मिलकर पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो लगभग 95% भाग बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्राइमरी एलिमेंट या प्राथमिक तत्व कौन सा होता है? प्राइमरी एलिमेंट, प्राइमरी एलिमेंट या जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक तत्व। प्राथमिक तत्व। अब प्राथमिक तत्व कौन सा होता है? NPK। NPK जो पौधों का सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है, तो किसे कहा जाता है? NPK को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? NPK।
तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पौधों का जो सबसे मेजर एलिमेंट कौन सा था, मुख्य तत्व कौन सा था, तो एनपीके होता है, जो पौधों के लिए मतलब समझिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्या माना जाता है? पौधों के लिए रीढ़ की हड्डी ये माना जाता है, तो एनपीके होगा। या जिसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी एलिमेंट या प्राथमिक तत्व कौन सा होता है, तो एनपीके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एनपीके। अब अगला क्वेश्चन आ जाता हमारा, अब आता है सेकेंडरी एलिमेंट, द्वितीयक तत्व। सेकेंडरी एलिमेंट जैसे हिंदी में बोला जाता है द्वितीयक तत्व, क्या कहा जाता है? द्वितीयक तत्व। अब द्वितीयक तत्व हमारे कौन से होते हैं? जैसे बोला सेकेंडरी एलिमेंट, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीयक तत्व किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसीलिए क्वेश्चन हम आप सबको बता दें। तो पहला क्वेश्चन हमने आप सबको बता दिया है कि पौधे के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता को किसने बताया? तो अर्नान तथा स्टाउट ने 1939 में बताया। किसने बताया? अर्नान तथा स्टाउट ने 1939 में। उसके बाद हमने क्वेश्चन बताया कि बेसिक एलिमेंट या आधारी तत्व कौन सा होता है, तो CH2 हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। जो CH2 मिलाकर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो 95% भाग बनाते हैं। कितना? 95% भाग बनाते हैं। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि प्राइमरी एलिमेंट या प्राथमिक तत्व या पौधों का सबसे मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो जिसे बोला जाता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। चलिए, जो हमारा नाइट्रोजन एलिमेंट है सबसे महत्वपूर्ण जो क्लोरोफिल का पौधों में निर्माण, यानी हम सब देखे होंगे कि अगर कोई भी पौधा है, अगर वो येलो हो रहा, पीला हो रहा, तो उसमें अगर नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं तो वो हरा होने लगता है। अब क्लोरोफिल उसमें बनने लगता है, पौधा हरा होने लगता है, क्लोरोप्लास्ट उसमें धीरे धीरे फॉर्मेशन बनने लगता है, तो पौधा क्या होता है? हरा होने लगता है। देखिए अगर कोई पौधा पीला हो रहा है तो उसमें हम क्या यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन आप सबको पता है कितना पाया जाता है? 90%। हमें लग रहा है, चलिए आपसे बताइए यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? पूछा नहीं गया क्वेश्चन, हमारे हिसाब से 90, लेकिन तो आप सब बताइए। चलिए ठीक है, यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है 46% पाया जाता है। कितना? 46%। तो आपसे भैया 90 मत समझ लेना, नहीं कहा तो कि सर ने बताया था तो हम 90 भी लगा के चले हैं, कभी नहीं, 46% होता है। तो पौधों प्राइमरी एलिमेंट या पौधों का मुख्य पोषक तत्व या प्राथमिक तत्व एनपीके को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीय तत्व किसे कहा जाता है? सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीय तत्व। अब सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीय तत्व हमारा कौन सा हो जाएगा? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये बीच बीच में थोड़ा एनर्जी लेना पड़ता है, क्योंकि काफी कंटिन्यू चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाने में एनर्जी काफी, ऑनलाइन में काफी एनर्जी वेस्ट होता है। समझ लीजिए अगर आप आधा घंटा पढ़ा रहे हैं तो समझिए कम से कम 1.5 घंटे बराबर चल रहा कंटिन्यू। तो हम भी इंसान है, मशीन नहीं है कि चालू कर दो टेप रिकॉर्डर चल रहा है। देखो भैया बोलना पड़ता है, और हाँ एक्सपीरियंस है बोलने का काफी है, लेकिन तो अब देखो कंटिन्यू चिल्लाओगे, भैया नेता तो है नहीं कि भाषण दे रहे हैं, चलो आराम से वोट मिल रहा है। यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, पूरी कोशिश किया जाता है सबको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। और कुछ नेता रहते भैया चले रहते हैं आराम से। देखो यहाँ पर मतलब अगर सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीय तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये हो गया, इसको हम नोट कर लिए होंगे। अब हम अगला देखते हैं, माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म, माइक्रो एलिमेंट या जिसे बोले तो सूक्ष्म तत्व। माइक्रो एलिमेंट जिसे बोला जाता है सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व। अब माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व कौन सा हो जाएगा? इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे? मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान और निकेल। ये सब हमारे किसके? माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इसमें द्वितीय पोषक तत्व है? अब द्वितीय पोषक तत्व के बारे में हमने आप सबको बता दिया कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये तो पूछा जा सकता है कि द्वितीय पोषक तत्व कौन सा या द्वितीय पोषक तत्व कौन सा नहीं है। इसमें भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म यानी एलिमेंट है या माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व कौन सा। तो सूक्ष्म तत्व हमारे हो जाएंगे आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान और निकेल। तो ये हमारे कौन सा? तो सूक्ष्म एलिमेंट यानी सूक्ष्म माइक्रो एलिमेंट है जिसे बोला जाता है सूक्ष्म तत्व। अब एक हमारा लास्ट आ जाता है बेनिफिशियल एलिमेंट है जिसे बोला जाता है लाभदायक तत्व। लाभदायक तत्व। अब लाभदायक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? सोडियम, यानी उसके बाद वेनेडियम,
उसके बाद कोबाल्ट, ये हमारे लाभदायक तत्व यानी बेनिफिशियल एलिमेंट या लाभदायक तत्व हो जाएंगे। तो सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट हो जाएगा। लाभदायक तत्व, तो लाभदायक तत्व भी पूछा जा सकता है। तो ये देना सोडियम, वेनेडियम और हो जाएगा कोबाल्ट। सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्रिकेट में कि कोबाल्ट सृष्टि का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट सृष्टि या कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस उपचार के या किस रोगियों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस रोगियों की रोकथाम के लिए, किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर। ये जब कानून पेपर बनाया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबाल्ट सृष्टि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस रूम में या किस रोगियों के लिए किया जाता है, किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कैंसर के लिए किया जाता है। तो लाभदायक तत्व सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट। सूक्ष्म तत्व हमने बता दिया आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान और निकेल। ये सब हमारे क्या होते हैं? माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व हो जाते हैं। अब हमने आप सबको बता दिया कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं तत्व। अब तो भैया हमारा पाचक एंजाइम मैंने पपीते में किया, बता दिया। उसके बाद देखो पपेन जो है हमारा कैसे, अब हमारा जो कच्चा पपीता रहेगा क्या रहेगा? कच्चा पपीता। इसमें हम नाखून मारते हैं तो उसमें सफेद दूध जैसा पदार्थ बनता है। क्या यानी सफेद इसमें दूध जैसा पदार्थ बनता है। अब इसमें नाखून मारेंगे तो इसमें हल्का सा दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो उसी को हम कलेक्ट करके क्या होता है? उसी को कलेक्ट करके क्या तैयार किया जाता है? पपेन तैयार किया जाता है। क्या? पपेन तैयार किया जाता है। तो इसलिए जो हमारा पपेन तैयार किया जाता है कच्चे पपीते से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? कच्चे पपीते से तैयार किया जाता है। अब प्रवर्धन हमने आप सबको बताया है कि पपीता में जो प्रवर्धन सीड द्वारा किया जाता है। अब इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फल है जिसका व्यवसायिक या वनस्पति प्रवर्धन नहीं किया जा सकता? तो पपीता एक ऐसा फल है जिसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं किया जा सकता या व्यवसायिक या वनस्पति प्रवर्धन नहीं किया जा सकता। व्यवसायिक या वनस्पति मतलब ये होता है कटिंग, टी बडिंग, ग्रेन बडिंग, यानी जो हमारे काट के पौधे लगाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पपीता की सबसे भयानक बीमारी क्या होती है? मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पपाया। अब देखो ये पपीता की है, लेकिन तो जितनी भी हमारी नर्सरी वाली फसलें होती हैं, जैसे हमारे ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। अब क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी कौन सा? जैसे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इन सब की हमारे जैसे सोलेनेसी में टमाटर हो गया, बैगन हो गया, इन सब की हम नर्सरी डालते हैं। क्या होते हैं? नर्सरी डाली जाती है। तो पपीता की सबसे भयानक बीमारी होता है डंपिंग अप या जिसे बोला जाता है आद्र गलन या बीज सैया रोग बोला जाता है। क्या? बीज सैया रोग बोला जाता है। अब देखोगे कि पपीता की अगर आप पौधे की नर्सरी डाल देते हैं, क्या करते हैं? नर्सरी। अब इसके अगर नए पौधे लगाना है तो उसमें पौधे उगाएंगे, नर्सरी डालेंगे, उसके बाद उस पौधे को हम वहां से निकाल कर दूसरी जगह ले जाकर प्लांटिंग करेंगे। और कब करते हैं? तो रेनी सीजन में अवसर में ही किया जाता है। अब पपीता की जो सबसे भयानक बीमारी होती है अब आद्र गलन। अब इसमें देखोगे कि अगर इसमें बारिश हो गया, अब अगर आप पपीता की नर्सरी हमारी जम गई, क्या हो गया? उसमें जर्मिनेशन हो गया, पौधा 2-3 सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक का हो गया। तो अगर बारिश हो गया उस समय, और बारिश होने में समझ लीजिए इसके लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि बारिश हो गया तो इसके कुछ पौधे जो रहते हैं, उनके पौधे हल्का सा मुलायम पौधे होते हैं, उसकी पत्तियां हल्का सा जमीन में टच हो जाती हैं। और जैसे हम पौधों की पत्तियां जमीन में टच होंगी तो इसमें समझ लीजिए सडन पौधों की पत्तियों में तुरंत पैदा हो जाएगा, तुरंत उसमें डंपिंग ऑफ बीमारी, तुरंत उसमें डायरेक्ट इसमें तुरंत इसका आक्रमण हो सकता है। तो इसीलिए ये जो था पपीता की जो सबसे, अगर इसको हम उपचार सीड ट्रीटमेंट करके अगर बुआई करते हैं तो उसमें क्या होता है? जो इसमें फंगस या कवक लगने की संभावना कम होती है। तो इसीलिए इसको क्या होता है? इसे तो सबसे ज्यादा भयानक बीमारी जो पपीता की होती है डंपिंग या आद्र गलन या जिसे बोला जाता है बीज सैया रोग बोला जाता है। क्या? तो इतना ध्यान रखना। अगर इस तरह पूछ लेता है कि पपीता की सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है, तो डंपिंग ऑफ या आद्र गलन या बीज सैया, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इस तरह पूछा जा सकता है कि नर्सरी की सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है, तो वही होती है कौन सी? डंपिंग ऑफ या आद्र गलन या बीज सैया रोग होता है। अब देखिए इसके कंट्रोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल या रोकथाम। अब कंट्रोल या रोकथाम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे अच्छा जो दवा सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि डंपिंग ऑफ या आद्र गलन के रोकथाम के लिए क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार के बारे में हमने आपको बताया होगा कि कैप्टानिया थायरम की दवा, जो दवा का किस दवा का प्रयोग करते हैं? कैप्टानिया थायरम नाम दवा का प्रयोग करते हैं। 2.5 ग्राम दवा रहता है और पर केजी सीड की दर से उसका सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचारित करते हैं। उसके बाद अगर कोई चला जाता वैरायटी ऑफ प्रजातियां, क्या हो जाएगा? वैरायटी ऑफ प्रजातियां। अब वैरायटी ऑफ प्रजातियां में इसमें तो बहुत ही वैरायटी, लेकिन तो कुछ महत्वपूर्ण आप सबके लिए बताएंगे जो मुख्य वैरायटियां। तो पहला हो जाएगा सूर्या, पूसा जाइंट, पूसा नन्हा, पूसा मैजेस्टी, पूसा डेलिशस, पूसा डॉग,
ताइवान, कोयम्बटूर, वाशिंगटन, वैसे लगभग सभी वैरायटी इसकी महत्वपूर्ण है। तो इसकी तो सब वैरायटी याद होना चाहिए, कोई भी वैरायटी में छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो तुरंत 3 नंबर आसानी से आप सबको मिल सकता है। तो वैरायटी प्रजातियां तो सब याद होना चाहिए। पहला हो जाएगा सूर्या, पूसा जाइंट, पूसा नन्हा, पूसा मेजेस्टिक, पूसा डेलिसस, पूसा डॉर, ताइवान, कोयम्बटूर और वाशिंगटन। अब इसे अभी वाशिंगटन ये वैरायटी पूछा गया तो यूपी पीसीएस में कोई चलिए ओल्ड पेपर हमने देखा था पीसीएस का, उसमें पूछा गया था वाशिंगटन किसकी प्रजाति है। अब देखिए जो क्वेश्चन यही से जो पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं लगभग पूछे जाते हैं। अगर कोई पेपर में पीसीएस का भी देने जाते तो हमें लगता है 10-15% तो आप सबके जो हमारे इंटर के लेवल उससे भी क्वेश्चन कुछ बनते हैं। तो ये हमारा बेसिक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। और पूछा डॉर को भी याद होना चाहिए, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता पपीता की म्यूटेंट या उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति। पपीता की उत्परिवर्तन या म्यूटेंट प्रजाति कौन सी होती है? उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई या म्यूटेंट प्रजाति कौन सी होती है? तो पूसा नन्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूसा नन्हा। तो ये अलग तरीके से नोट कर लेना कि अगर पूछ लेता कि पपीता की म्यूटेंट प्रजाति कौन सी होती है या उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति कौन सी, तो हमारी कौन सी? पूसा नन्हा। अब इसको कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो ये भी नोट कर लेना। पहला ये नोट कर लेना कि पपीता की म्यूटेंट या उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तुम्हारा पूसा नन्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूसा नन्हा। इसको कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6400। 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर, यानी 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अगर वैसे तो ये नोट कर लेना म्यूटेंट प्रजाति पूसा नन्हा कितनी दूरी पर? 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर में कुल पौधों की संख्या 6400 पौधे। अगर ये पूसा नन्हा पूछ लेता, तो अगर इस तरह पूछ लेता है कि पपीता को समान रूप से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो समान रूप से कितनी दूरी? 2 इंटू 2 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगर समान रूप से पूछता है तो बिना कोई कंडीशन लगाए, बिना कोई वैरायटी का नाम दिए कि पपीता को समान रूप से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो समान रूप से कितना? 2 इंटू 2 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यानी लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी कितनी रखी जाती है? 2 मीटर रखी जाती है। जो पपीता की खेती थी, लगभग कुछ क्वेश्चन हमारे भी बचे हुए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। तो इससे जो हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको आप उसको जरूर नोट कर लेना अच्छे से, मतलब याद होना चाहिए कि पपीता में मतलब कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है, पाचक एंजाइम किस प्रकार के पपीते से तैयार किया जाता है, पपीता में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रवर्धन आप सबको इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फल है जिसका व्यवसायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं किया जा सकता, तो पपीता हो जाएगा। और पपीता किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, जिसमें कितना विटामिन ए पाया जाता है? 20 यानी इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? पपीता। पपीता में पीले रंग का कारण क्या हो जाएगा? तो कैरिका जेंथिन हो जाएगा। और पनामा बिल्ट बीमारी हमने बता दिया। पनामा बिल्ट बीमारी किसमें लगता है? केला में लगता है। किसमें? केला में किसके द्वारा लगता है? कवक द्वारा होता है। फ्यूजेरियम मार्क्सिस्पोरियम नामक कवक द्वारा होता है। उसके बाद बंची टाप बीमारी हमने बता दिया। बंची टाप बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कैबिस टाप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? और बंची टाप यानी में बंची टाप वायरस का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाते हैं? तो टेट्राजोनियम टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? टेट्राजोनियम टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। बंची टाप बीमारी किसके द्वारा? वायरस द्वारा होता है। वायरस का नाम पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा हो जाएगा। पपीता की फैमिली क्या हो जाएगा? कैरिकेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरिकेसी। और उसमें सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है? पपीता की बीमारी कौन सी हो जाएगी? डंपिंग या आर्द्र गलन जिसे बोला जाता है, बीज सैया। इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? बीज उपचार करते हैं। क्या किया जाता है? बीज उपचार किया जाता है। तो आज हमने लगभग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसमें जो कंपटीशन समझ लीजिए जो चैप्टर पढ़ा है और जिस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है उसको तो आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो उससे 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आप पेपर में ही पूछे जाते हैं। बाकी आप सब तैयार करते रहिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।
गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कुछ पॉइंट्स हैं पंप और साइफन के, ठीक है। 2-4 पॉइंट है, उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की एग्रीकल्चर की क्लास है और आज हम सबसे लास्ट में बायोलॉजी के बाद क्लास लेने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी रहिएगा, बायो के बाद क्लास होगी आप लोगों की फिजिक्स की, ठीक है। तो पंप और साइफन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है, फटाफट देखते हैं। टॉपिक का नाम है पंप एंड साइफन। कभी कभी एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है और ये बेसिकली बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, जनरल नॉलेज है एक तरीके से। चलिए देखते हैं पहली स्लाइड। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पंप जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। जो पंप होता है, देखिए, पंप हो साइफन हो, सब ये सारे के सारे जो है वायुमंडलीय दाब पर काम करते हैं। सबसे पहले यही नोट कर लेंगे। देखो, पंप व साइफन, पंप व साइफन कार्य करते हैं, पंप व साइफन कार्य करते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर काम करते हैं, ठीक है। पंप और साइफन, इनके कार्य करने की जो प्रणाली है, जो इनकी वर्किंग है, जो इनकी क्रियाविधि है, वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं। वायुमंडलीय दाब की वजह से जो है इनका वर्किंग होता है पंप और साइफन का, ठीक है। इसमें यह पूछा जाता है कि जो पंप है, पंप किस सिद्धांत पे, जैसे हैंड पाइप आप लोगों ने नल देखा होगा ना, ठीक है, वो पंप है, ठीक है। तो पंप किस सिद्धांत पे काम करता है? पंप के सिद्धांत जो होता है चूसड़ का सिद्धांत। ये जो है एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पंप किस सिद्धांत पे काम करता है? तो चूसड़ के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर ले। पहले तो ये पॉइंट नोट करेंगे आप लोग, पंप व साइफन कार्य करते हैं, ये सब वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन है। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का जो है अनुप्रयोग है इसमें, पंप और साइफन में, ठीक है। सभी प्रकार के पंप, ये पॉइंट नोट करें सभी लोग, सभी प्रकार के पंप किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो आप कहेंगे चूसड़ के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब देखिए, कुछ पंप यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन बेसिक आप लोगों को जानना है। पंप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि साधारण पंप के बारे में पूछा भी जा चुका, 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कि कितने गहराई से जल को उठा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण पंप, यह पंप, इस पंप का काम क्या है? यह पंप पृथ्वी के नीचे से अथवा कुओं से पानी खींचने के काम आता है। समझिए बात कि नहीं? जैसे जो नल गांव में लगे होते हैं या यहाँ भी लगे हैं सब जगह, तो जो नल होता है, ठीक है, वही साधारण पंप है, वो साधारण पंप है। तो यह पंप पृथ्वी के नीचे से, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? वह पंप जो पृथ्वी के नीचे से जल खींचने के काम आता है, उसे कौन सा पंप कहते हैं? उसे साधारण पंप कहते हैं। वह पंप जो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण पंप के बारे में ही आज तक पूछा गया और किसी पंप के बारे में पूछा नहीं गया। वह पंप जो पृथ्वी के नीचे से अथवा कुओं से पानी खींचने के काम आता है, उसे लिख लो, साधारण पंप कहते हैं, ठीक है। और पूछा जाता है कि कितनी गहराई से पानी को खींच सकता है? 34 फुट, ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था, 34 फुट या लगभग 10 मीटर, लगभग 10 मीटर, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, 34 फुट या लगभग 10 मीटर। तो ये पॉइंट नोट करें। साधारण पंप का क्या काम है, या साधारण पंप होता क्या है? यह पंप पृथ्वी के नीचे से अथवा कुओं से पानी खींचने के काम आता है, ठीक है। दूसरा पंप है बच्चों उत्थापक पंप, ये जनरल साइंस को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। उत्थापक पंप क्या होता है? यह पंप पानी को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के काम आता है। अगर पानी को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है, उत्थापक का मतलब लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अगर जो है पानी को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो किस पंप का इस्तेमाल किया जाता है? उत्थापक पंप का। साधारण पंप का क्या काम है? पृथ्वी के अंदर से पानी को खींचना है, ठीक है। कितनी गहराई से पानी को खींचा जा सकता है? 34 फुट, ठीक है, लगभग 10 मीटर। तो ऐसे पंप को क्या बोलते हैं? साधारण पंप कहते हैं। और यहाँ जैसा नाम लिखा उत्थापक पंप, उत्थापक मतलब उठाने वाला, उत्थापक मतलब लिफ्ट कराने वाला। तो ऐसा पंप जो पानी को अधिक ऊंचाई तक पहुंचा दे, उसे कहते हैं लिफ्टिंग पंप, उसे उत्थापक पंप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला कौन सा पंप है। यहां पर देखिए फोर्स पंप, यहां पर देखिए बल पंप क्या है? बल पंप का काम क्या है? देखिए 34 फुट गहराई तक अगर पानी है, तो उसको अगर हमें उठाना है, तो साधारण पंप का इस्तेमाल करेंगे। लगभग 10 मीटर गहराई से पानी को अगर जो है निकालना है, तो साधारण पंप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 34 फुट से ज्यादा गहराई से, 34 फुट से ज्यादा गहराई से अगर पानी को उठाना है, तो बच्चों बल पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें, बल पंप कितनी गहराई से पानी उठा सकता है? 34 फुट से ज्यादा गहराई से पानी उठाने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे बल पंप करता है। और अगला है यहाँ पर वायु चूसक, या इसी को वायु चूसण पंप कहते हैं। यह पंप किसी बर्तन की वायु को निकालकर, इस पंप का क्या काम है? वायु चूसक, जो वायु को चूस लेता हो, वायु को हटा देता हो, वहां पर निर्वात पैदा कर देता हो, उसको कहते हैं वायु चूसक पंप। तो यह पंप किसी बर्तन की वायु निकालकर उसमें दाब कम करने, अथवा निर्वात का मतलब जहां वैक्यूम हो, निर्वात का मतलब वहां पर कुछ ना हो, वहां से वायु को हटा दिया, वायु को चूस लिया, वायु चूसक पंप कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरुआत से, पहली स्लाइड फिर से देखो भाई, एक बार पहली स्लाइड फिर से देख लीजिए। पहली स्लाइड फिर से देखिएगा, सभी प्रकार के पंप किस सिद्धांत पे काम करते हैं? सभी प्रकार के पंप किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो आप कहेंगे चूसण के सिद्धांत पर। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, चूसण का सिद्धांत होता है
पंप के प्रकार में साधारण पंप जो है कितनी गहराई तक पानी जो है उठा सकता है, इसका मतलब जो है 34 फुट पानी उठा सकता है, लगभग 10 मीटर होता है, ठीक है। और ये उत्थापक पंप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पंप का क्या काम है, अधिक ऊंचाई तक पानी को अगर हमें लिफ्ट कराना होगा उत्थापक पंप का इस्तेमाल किया जाता है। वायु चूसक पंप होता है, बल पंप होता है, समझिए बात नहीं। 34 फुट से ज्यादा गहराई से पानी को उठाना है तो समझ जाना वहां पर बल पंप का इस्तेमाल किया जाएगा, समझिए बात नहीं। इतने पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार सारे लोग जो है कमेंट करके बताएं 34 फुट का मतलब क्या होता है, फास्ट बताएं सभी लोग। संदीप साहू, वेरी गुड, बाकी लोग बताएं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट देखते हैं। चलो सभी लोग बताओ साधारण पंप का क्या काम है, पहले तो ये बताइए साधारण पंप का क्या काम है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखते हैं कितने लोगों को याद हो गया साधारण पंप का क्या काम है। अरे तो एग्रीकल्चर का पोर्शन तो क्या किया जाए, फिजिक्स में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है ना जल्दी बताएं। ठीक है सत्यम, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ उत्थापक पंप का क्या काम है, जल्दी से बताओ उत्थापक पंप का क्या काम है। गुड्डू वर्मा, वेरी गुड। उत्थापक पंप ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। इसके बाद आप बताइए बल पंप का क्या काम है। बल पंप, ठीक है, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, सही है। अच्छा ये बताओ सभी प्रकार के पंप किस सिद्धांत पे काम करते हैं, सभी प्रकार के पंप किस प्रकार के सिद्धांत पे काम करते हैं, जल्दी बताएं। सभी पंप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जल्दी बताएं। अमन गौतम, वेरी गुड, यही पूछा जाएगा, यही मेन पॉइंट है, इनको सबको याद रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर की आप लोगों की क्लास है, 5 मिनट में आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। 5 प्रश्न आपने याद कर लिया, ठीक है, 5 मिनट में 5 प्रश्न आपको याद हो गए, ठीक है। ठीक है, सबका क्लियर है। चूसण के सिद्धांत पर सभी पंप जो है चूसण के सिद्धांत पे काम करते हैं, क्लियर है। और अभी बीच में मौका मिल जाएगा तो आपको साइड पंप बता देंगे, जैसे ही कोई क्लास जो है इंटरचेंज होगी तो भी क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है एग्रीकल्चर की क्लास के लिए रेडी हो जाइए। और आज आपकी क्लास होगी बायो की क्लास के बाद, हमारी क्लास बायो की क्लास के बाद होगी, ठीक है। तब तक आप लोग जो है एग्रीकल्चर की कॉपी निकाल लें।